हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये वीडियो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा है, आपको बस समझना है क्योंकि इसका जो छोटा सा डेरिवेशन बोलते हैं वैसे वो डेरिवेशन के लायक नहीं है, उसको डेरिवेशन नहीं बोल सकते हम लोग। तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चीज़ है और बहुत ही छोटा सा ये वीडियो भी बनेगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसको मैं दो डिवीजन में बांट देता हूँ। इधर मैं रख लेता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और इस साइड में मैं रख लेता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड को समझते हैं हम लोग। तो सॉलिड को समझने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, मान लीजिए कि ये मार्कर है और ये मार्कर एक सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको समझिएगा कि ये मार्कर हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है और हम जानते हैं कि ये किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है, तो इसके कुछ ना कुछ एटम्स होंगे ही होंगे या फिर ये किसी मॉलिक्यूल से तो बना ही होगा। अब इस मार्कर के पास में कुछ एनर्जी है कि नहीं है, ये हमें पता करना है सबसे पहले। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी चीज 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकता है नॉर्मली। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है हमारे अर्थ में जो नॉर्मली 0 केल्विन तक पहुंच पाए। अगर 0 केल्विन तक वो चीज नहीं पहुंच सकता है तो मतलब किसी भी पार्टिकल के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, और अगर उसके पास में एनर्जी है तो वो जरूर मोशन में होगा। मतलब जरूर उसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसके पास में बनता ही होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसके पास में बनता ही होगा। सिंपल सी बात है। फिर समझिएगा, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं जो 0 केल्विन तक पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंचा है तो उसके पास में एनर्जी होगी और वो एनर्जी लेके जरूर मोशन करता होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाता होगा। ओके है, ठीक है। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, उसमें जो चीज ले रहे थे हम, जो भी मटेरियल ले रहे थे, वो आपका गैसेस फॉर्म में था। गैसेस फॉर्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेटली होते हैं, काफी डिस्टेंस में होते हैं और वो इजिली मूव कर सकते थे। तो उनका जो एनर्जी का लेवल है वो हम लोग अलग तरीके से लेते थे। पर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड में हम एनर्जी का लेवल थोड़ा अलग टाइप से लेंगे। कैसे लेंगे समझिए। अब इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं ये काफी एक दूसरे के नजदीक में हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की भी बात करूं तो वो इजिली मूव तो नहीं होगा, मतलब इधर 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 नहीं जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो वो पार्टिकल के पास में एनर्जी भी है और वो इधर उधर जा भी नहीं सकता। तो क्या किया जाए। तो मानते हैं हम कि एक पार्टिकल हमारे पास, इसका एक मॉलिक्यूल उठा के ले लीजिए। ठीक है, सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो एक मॉलिक्यूल उठा के देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल को अगर मैं वन डायमेंशन, किसमें, वन डायमेंशन में अगर मोशन कराऊं, सिंगल डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन मतलब कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, वाई डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो सकता है, या फिर जेड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो सकता है। अब ऐसे ऐसे जो बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये मूव नहीं करेगा बट अपनी पोजीशन पे ये ऐसे वाइब्रेट होगा। क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो एक एनर्जी है, तीन एनर्जी हम पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें से काइनेटिक था आपका, एक पोटेंशियल था और एक था वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो था यही हमको वन डायमेंशन में मिलेगा एज ए सॉलिड फॉर्म में, अगर आपका मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है तो। ठीक है, और वो सिंगल एटम की बात हो रही है, सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, एटम ले लीजिए, पार्टिकल ले लीजिए, मॉलिक्यूल ले लीजिए, सिंगल की बात हो रही है खाली। तो वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है वो टोटल दो एनर्जी के पार्ट में डिवाइडेड होता है। वाइब्रेट मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होना, ये ऊपर नीचे होना। तो देखिए, इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आप ले सकते हैं और इस पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं। तो यहां पास में टोटल दो एनर्जी आपको मिल रही है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के दोनों एनर्जी लेंगे। अब दोनों के दोनों एनर्जी कितना लेंगे, दोनों के दोनों ई ऑफ के और ई ऑफ पी कितना लेंगे, हाफ ऑफ के बी टी, और ये भी लेगा हाफ ऑफ के बी टी। तो अगर इन दोनों को ऐड करके मैं वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, ई ऑफ वी बना दूं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा के बी टी हो जाएगा।
सिंपल सी बात थी एकदम, ठीक है। तो ये था आपका वन डायमेंशन की बात। अगर इसी को मैं थ्री डायमेंशन में वाइब्रेट करवाऊं, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है वाइब्रेट, मोशन में नहीं ना, लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, और रोटेशनल मोशन की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेशनल की बात कर रहा हूं। तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो थ्री डायमेंशन की अगर एनर्जी की बात करें तो वो तीन एनर्जी उसको देना पड़ेगा अलग। तो ये केबीटी जो है ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन के लिए, सिंगल डायमेंशन के लिए केबीटी, थ्री के लिए क्या होगा, थ्री केबीटी। तो फॉर थ्री डायमेंशन, तो फॉर थ्री डायमेंशन का एनर्जी का लेवल क्या होगा यहां पास में, एनर्जी को हम यू के फॉर्म में लेते हैं, इंटरनल एनर्जी, इसको लेंगे 3 kBT, ठीक है। ये E जो है आपका, ये आपका इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी, ओके है, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है आपका, यही इंटरनल एनर्जी बाद में जाके आपके मोशन, आपके ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाने में हेल्प करता है, इतना एनर्जी लग जाता है। अब ये 3 kBT जो है हमारा, इसको मैं आपका आर के फॉर्म में भी, मतलब रियल गैस कांस्टेंट के फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूं, और मॉलिक्यूलर, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर सकता हूं मैं। तो अगर इसको मैं मोलर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो 3 kBT और डॉट Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। Na क्या है, Na है आपका एवोगैड्रो नंबर, डीअवोगैड्रो नंबर। जब मोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब लेते हैं मोलर फॉर्म में, ठीक है, सॉरी सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, माय मिस्टेक, जब हम इसको मोलर मतलब कि एक मोल के फॉर्म में अगर लें, कि छोटे छोटे तो पार्टिकल है, समझ लीजिए इसके पार्टिकल्स काफी छोटे छोटे, तो अगर इसको मैं वन मोल के फॉर्म में ले लूं, मतलब एक बंच उठा लूं, एक आपका पैकेट के फॉर्म में ले लूं वन मोल के फॉर्म में, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तब आपको 3 kBT Na.T लगाना पड़ेगा। और kBna आपका होता क्या है, 3RT। आपका R जो है, R होता है kB.Na। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू अराउंड 1.38 समथिंग कुछ होती है, और R की जो वैल्यू होती है वो आपको 8.314 समथिंग कुछ होती है, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक भी बुक से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3RT आपका U एनर्जी आ गया फॉर थ्री डायमेंशन। अब देखिए नीचे जगह बचा नहीं है, तो मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को थोड़ा बाद में बताता हूं, और इसको यहीं कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। तो URT आपका आ गया। अब हमको एनर्जी, जो स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन है डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस P.dV, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में लेना चाहता हूं एनर्जी को, क्योंकि देखिए मोलर फॉर्म में जब लेते हैं तो आपको मैंने काफी बार बताया कि मोलर फॉर्म में आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को अलग अलग लिया जाता है। अब सॉलिड अगर हमारा कोई मटेरियल है तो इसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो इस वाले टर्म को तो हम वैसे ही उड़ा दिए, तो सीवी निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम का, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका वॉल्यूम को चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे हम सॉलिड मान के चल रहे हैं। तो हमें कांस्टेंट प्रेशर की जरूरत है, जो सी आपका ले लेते हैं हम एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका डेल क्यू और ये आपका डेल यू। अब देखिए टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा, कांस्टेंट प्रेशर में आपका रखे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में अगर लूं मैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में अगर मैं लेता हूं, तो डेल यू क्या है हमारा, 3RT, 3RT, और ये आएगा डेल टी के फॉर्म में। तो 3R को आप बाहर निकाल लीजिए, कैपिटल डेल टी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में लेंगे तो ये आएगा आपका 3R, और ये आपका आएगा C, या फिर आपको बोल सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। मतलब ये आपका एनर्जी, जो हीट एनर्जी आपको लग रही है, ठीक है, जो एनर्जी आपके पास में, ऐसे ही बोल सकते हैं जो एनर्जी आपको हेल्प कर रहा है वाइब्रेट करने में, तो वो है 3R। तो एनर्जी का वैल्यू कितना होगा आपका, तो वो वैल्यू है 3 इंटू 8 का वैल्यू है, 8 की जो वैल्यू है हमारी वो आएगी 3 4 जा 12 का 2 1 ऊपर, 3 1 3 1 4, 3 3 9 और
3 8 24 24.942 समथिंग कुछ आपका एनर्जी आएगा, जो होगा जूल्स पर मोल पर केल्विन के हिसाब से। ठीक है, तो इतनी एनर्जी उसको लग जाएगी आपका किसी भी सॉलिड वाला जो आपका पार्टिकल होगा, या मोल आपका पार्टिकल ले लीजिए, या फिर मोल के फॉर्म में जैसे ले रहे हैं तो ये 1 मोल का एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, मतलब 1 मोल आपका अगर 1 मोल अगर आपको लेते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें जो एनर्जी उसको वाइब्रेशन एनर्जी में लगेगा, वाइब्रेशन करने में जो लगेगा एनर्जी, वो आपको 24.942 एनर्जी लग जाएगा। ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये सॉलिड वाला चीज समझ में आ गया होगा कि सॉलिड क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या है। ये आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का फॉर्म है। ठीक है, तो इसके ऊपर में ये अलग अलग मटेरियल का आपको निकाला जाता है, तो अलग अलग मटेरियल का आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो वो आपको आपके बुक में एक चार्ट बनाया गया है कि एल्यूमिनियम का कितना है, कॉपर का कितना है, जितने भी मटेरियल्स हैं उनके सभी के अलग अलग आपको मिलेंगे, और उसी के बेसिस पे आपके सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, आप ऐसा देखे भी होंगे कि आपके पास में दुनिया भर के सॉलिड की चीजें होंगे, जैसे ये है सॉलिड का चीज, ये है सॉलिड का चीज। तो हर किसी की जो लाइफ है एक्चुअल में, ठीक है, वो सभी की अलग अलग होती है। कोई जल्दी खराब हो जाता है, कोई लेट में खराब होता है। खराब होने का मतलब जल्दी ब्रेक हो जाता होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता होगा। तो कोई चीजें लॉन्ग लास्टिंग चलती रहती हैं, कोई चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसके पास में ज्यादा एनर्जी होगा वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा तो वो जल्दी जल्दी ब्रेक होना चालू होगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। किसी के पास कम एनर्जी है तो उसके पार्टिकल्स कम वाइब्रेट होंगे, कम वाइब्रेट होंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलते रहेगा। उसका एनर्जी कम है, बनी बनाई बात है, तो उसके पार्टिकल्स कम वाइब्रेट होंगे, कम वाइब्रेट होंगे तो वो अपने ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसे कम नुकसान पहुंचाएंगे वो। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक चीज है और जिसको आप बांध के रखे हुए हैं, तो और एक बॉक्स के अंदर में बांध के रखे हुए हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए एक के पास एक चीज, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, तो एक बॉल ही ले सकते हैं आप। तो एक बॉल के पास में ज्यादा वाइब्रेशन एनर्जी है, तो वो बॉल जिस बॉक्स में रखे उसको ऐसे ऐसे बहुत तेजी से ऐसे ऐसे हिट कर रहा है, और एक बॉल है जिसका कम वाइब्रेशन एनर्जी है तो वो धीरे धीरे हिट कर रहा है। तो बताइए कि कौन नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा बॉक्स को? सिंपल सी बात है कि जिसका वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, वो जल्दी ब्रेक कर देगा उस स्ट्रक्चर को। तो सॉलिड क्या है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, तो वाइब्रेशन एनर्जी जिसके पास ज्यादा है वो जल्दी उसको खराब करेगा। समझ सकते हैं आप? तो इसी तरीके से आपके सॉलिड की चीजों को भी डिस्क्राइब किया जाता है कि मजबूती जो बोलते नहीं कि कोई चीज ज्यादा मजबूत है, कोई चीज कमजोर है, तो ये इसी टाइप से इसको देखा जाता है। ओके है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा का ऐसा ही आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चेंज का मतलब क्या है कि इसको हम एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले रहे थे, अब वाटर जो है, वाटर आपके 3 एटम से बने हुए हैं। H2O है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है हमारा, तो उसका जो एनर्जी का लेवल है वो बस यहाँ से चेंज आता है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल रहते तो केबीटी था, वहां 3 एटम्स है तो तीनों के अलग अलग फॉर्म लेंगे तो वो 3 केबीटी हो जाएगा। और 3 केबीटी को सिंगल डायमेंशन में घुमाएंगे, अगर मोशन में लाएंगे या वाइब्रेट करवाएंगे तो 3 केबीटी आएगा, और अगर 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कराएंगे तो 3 इंटू 3 केबीटी हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये आपका जो एनर्जी है ये आपका 9 केबीटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं इसी को चेंज कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बनेगा, तो इसी को मैं चेंज कर देता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कर देते हैं यहां पास में। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन आपका जो वाटर है वो 3 मॉलिक्यूल से बने हुए, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कुछ ऐसा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, अब हर मॉलिक्यूल जो है, हर एटम जो है वो वाइब्रेट होगा, हर एटम वाइब्रेट होगा, तो अगर सिंगल डायमेंशन में भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं सब के सब, तो केबीटी बन जाएगा एक मॉलिक्यूल का, सॉरी एक एटम का, और पूरे मॉलिक्यूल का लेंगे तो तीनों वाइब्रेट होंगे, तो तीनों के तीनों एनर्जी लेंगे। ठीक है, ये भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लेगा, ये भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लेगा, ये भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लेगा, हर कोई एक एक केबीटी बनाएगा, तो तीनों के तीनों मिलके बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3 केबीटी। ओके है, अब इसको 3 डायमेंशन में लेंगे तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, हाइड्रोजन जो है आपका ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेट हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी वाइब्रेट हो सकता है, तीनों में, और हर कोई ऐसा कर सकते हैं, तो तीनों के तीनों ऐसा कर सकते हैं, तो 3 केबीटी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 केबीटी के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये वाला 3 जो है ये 9 बन जाएगा, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। सिंपल सा था एकदम। ठीक है,
अब आप वाटर को कैसे करेंगे, आप इसको समझिएगा कि मैंने सॉलिड के फॉर्म में ऐसा क्यों ले लिया। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो वाटर है, ठीक है, जो पानी है आपका, इसको मैंने एज ए सॉलिड फॉर्म में ले लिया। अब बोलेंगे कि सॉलिड जैसा तो है नहीं है, पर इसको आप समझिएगा थोड़ा सा कि जो पानी है आपके, उसके भी जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, वो ब्रेक नहीं होते, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करते हैं। पर गैस तो नहीं है। गैस का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। पर पानी में ऐसा नहीं, वाटर में ऐसा नहीं है, उसमें अटैचमेंट होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है। गैस में ऐसा नहीं है, गैस के हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है, घूमते रहता है। तो वाटर और लिक्विड में, सॉलिड का क्या है, थोड़ा सा आपके मॉलिक्यूल जो पास पास रहेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, पर वो वर्क तो ऐसे ही करेंगे। तो मोशन में भी हम इसको, जो एनर्जी लग रही है उसको भी ऐसी फॉर्म में ले सकते हैं हम लोग, ओके है। तो इसीलिए हम वाटर को एज ए सॉलिड फॉर्म में ले लिए, और सॉलिड फॉर्म में लेने के बाद उसकी एनर्जी के लेवल को इस टाइप से डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। तो अगर सॉलिड आपको बनता है तो आपको वाटर का इक्वेशन भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो आपका आंसर आएगा जो इंटरनल एनर्जी का है वो 9RT बनेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका 9 बनने वाला है यहाँ पास में, ये भी आपका 9 बनेगा, और ये आपका 9 बन जाएगा, और ये भी आपका 9 बन जाएगा। और ये जो एनर्जी है, तो इसको आप बता सकते हैं कितना है। 9 4 जा 36, 6 3 ऊपर, 9 1 जा 9 और 3 12 का 2 1 ऊपर, 9 3 जा 27 28 8 2 पर, 9 8 जा 72 और 2 74। तो ये अराउंड 74.826, और बुक में इसको 75 जूल के आसपास भी लिखते हैं बहुत लोग। तो 75 के आसपास आपकी एनर्जी की लेवल है। तो वाटर में जो एनर्जी है वो ज़्यादा एनर्जी है, आपको बताया मैंने कि जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वो, मतलब आपका वाइब्रेट करेगा, उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वाटर में आपको मैंने पहले बताया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। क्यों मेंटेन कर चल रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे होंगे, ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपस में एनर्जी भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। बात समझ रहे हैं आपको कि वो कैसे मेंटेन कर रहा है? ये सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मैं हो भी सकता है कि शायद आपको इमेजिन उस टाइप से ना हो रहा हो, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि समझ लीजिए पानी है, तो पानी आपका लिक्विड फॉर्म में, एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में वो क्यों है? ऐसा नहीं है ना कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, मतलब समझ सकते हैं आप कि वो लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है। वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, पर उसे अगर हमको सॉलिड बनाना है, एग्जांपल मान लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको सॉलिड बनाते टाइम पे? सॉलिड बनाते टाइम पे हम क्या करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ले लेते हैं। तो जब एनर्जी को ले लेते होंगे तो वो क्या होता होगा, उसके एनर्जी को लेने से उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब पास आ जाते हैं, पास होके ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे जब इसमें से एनर्जी लेते जाते हैं हम, तो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू कर देता है, और वो फॉर्म क्या है, हमको आइस का मिलता है। थोड़ा बहुत शायद आपको इमेजिन हो रहा होगा, इमेजिनेशन का ही खेल है। देखिए इसमें इक्वेशन में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि एक सॉलिड है, उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स है, वो वाइब्रेट हो रहे हैं इस तरीके से। ये चीज़ आपको बस इमेजिन करना है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इमेजिन हो रहा भी होगा कि कैसे वो वाइब्रेट हो रहे होंगे। एक कल्पना बनाइए अपने दिमाग में, एक इमेजिनेशन बनाइए कि मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की दुनिया में थोड़ा सा खोना पड़ेगा आपको, तब जाके आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाएंगे उस लेवल का, ठीक है। ठीक है, तो ये सॉलिड भी आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। वाटर का एक्चुअल में कुछ रेफरेंस बुक में कुछ आपके ग्राफ भी दिए गए हैं, तो वो ग्राफ आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। जो सॉलिड का जो ग्राफ होता है वो आपका ये C और ये टेम्परेचर का होता है, और कुछ ग्राफ आपका इस टाइप से दिखाई देता है सॉलिड के लिए, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ये जो हीट एनर्जी है, जो स्पेसिफिक हीट है, वो भी बढ़ते जाएगा। वाटर में थोड़ा सा अलग टाइप का होता है आपका एनर्जी जो है, ये आपको मैटर में भी मैंने आपको इस ग्राफ को शायद बताया है। कुछ कर्व आपका इस टाइप से दिखाई देता है। तो वाटर में होता क्या है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग में ये आपका स्पेसिफिक हीट का है और ये टेम्परेचर का है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है आपका, तो स्पेसिफिक हीट आपको काफ़ी ज़्यादा लगता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते जाते हैं, जैसे जैसे एनर्जी आप देते जाते हैं, तो जो स्पेसिफिक हीट है वो एक्चुअल में डिक्रीज होना चालू हो जाता है।
और कहाँ तक डिक्रीज होता है, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज होता है। और जैसे ही 40 डिग्री तक वो पहुंचता है, ये आपका ये स्पेसिफिक हीट 1 मान लीजिएगा, ये आपका 1.008 है और ये 0.996 समथिंग कुछ है, ठीक है। और जैसे ही ये 40 डिग्री तक पहुंचता है, उसके बाद आप जब एनर्जी देते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी लेता है। आपका एनर्जी लेने की कैपेसिटी बता रहा हूँ ना मैं आपको। स्पेसिफिक हीट है क्या, आपका एनर्जी लेगा और टेम्परेचर को राइज करेगा, यही है ना, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो हीट एनर्जी लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होगी, और 40 के बाद सडनली वो बढ़ जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, 100 तक। और 100 के बाद तो फिर वो अपनी स्टेट को ही चेंज कर देगा, वो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। तो फिर उसको हम इस ग्राफ में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, फिर उसका ग्राफ अलग बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है। इसको मैंने शायद आपको स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक में भी बताया, मैटर वाले टॉपिक में भी आपको बताया है, तो उसको भी आप एक बार अगर देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ही चल रहा है बहुत देर से, आपको मैटर्स में भी इतना स्पेसिफिक हीट को हम लोग घिसे थे कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में ऑटोमेटिक ये इमेजिन होना चालू हो जाएगा, ओके है। तो दोबारा हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने वाटर को एज सॉलिड फॉर्म में ले लिया, तो हमारा बहुत इजी काम हो गया। तो आई होप आपको भी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा फ्री मीन पाथ रहेगा, और बहुत ही इजी टॉपिक है वो भी, और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर भी है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन को याद रखिएगा, ये इक्वेशन काफी काम का इक्वेशन है, स्पेसिफिक हीट वाला। जनरली बच्चे इसी को भूल जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बाकी तो इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, और आप चाहते हैं कि इस वीडियो का लोग और भी बेनिफिट उठा पाएं, दूसरे लोग भी, तो इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं, और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है। मेन मोटो हमारा यही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग टीच कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नॉलेज पहुंचा पाएँ, जितनी भी मेरे पास में है, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक्स जो हैं वो ईजी वे में और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ठीक है। और हमारे चैनल को या वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।